दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 1 जनवरी 2019 को हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था। 1 साल होने वाला है। 7 जनवरी 2020 को हम अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हमारे सारे गेस्ट उस दिन आने वाले हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसमें हम ट्रेनिंग का एक सेशन रखने वाले हैं 3 से 4 घंटे का, और उसके बाद जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनसे हम मिलने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो मुलाकात करेंगे 7 जनवरी 2020 को। मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ उस कार्यक्रम के लिए। लेकिन आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे मेहमान आपको एक अलग तरह की प्रेरणा देने वाले हैं। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान उत्तर प्रदेश मेरठ से पधारे हैं श्री पंकज गुप्ता जी। गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वत्स साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके चैनल को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, और जिस तरह से आप इस चैनल पर काम कर रहे हैं और जितनी मेहनत से आप काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं इंटरनेशनली एरिक वोर को सुनता रहता था। अच्छा। और एरिक वोर को जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि ऐसी चीज़ अगर इंडिया में भी हो तो क्या हो। और आपने इनिशिएटिव लिया, दिस इज़ रियली वेरी गुड। और बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सो मेनी नेटवर्कर्स, एक्चुअली मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा इस खूबसूरत काम के लिए, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आपने प्लान किया शायद, इसलिए ये शुरू हुआ। नहीं, रियली इट इज़ रियली वंडरफुल, बिकॉज ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है हिंदुस्तान में। क्योंकि इंडिया का जो मार्केट मेरे अनुसार है वो थोड़ा सा अभी तक ना कंफ्यूज्ड मार्केट है। और जब ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा, और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब लोग आएंगे ना, और जब वो देखेंगे कि डिफरेंट कंपनीज़ के लोग भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और आकर के अपनी बातें कह सकते हैं, तो कॉमन मासेज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है, अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल सर, हमारा प्रयास वही है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो कन्फ्यूजन्स हैं, एक तो वो दूर हों, और एक हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस पैदा करें जी। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ पे अप्रोच करते हैं आने के लिए। तो चूंकि वो आदमी अच्छा है, लेकिन वो चूंकि एक सही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, तो हम उससे अक्समा मांगते हैं कि सर हम लोग इस वजह से आपको नहीं ला पा रहे हैं, तो वो भी सोचने के लिए मजबूर होते हैं। एंड इनफैक्ट मैं तो आपको बताऊं कि मुझे ध्यान है उस दिन जिस दिन आपका फ़ोन आया था और आपने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं सुरेंद्र वत्स बोल रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली मोबाइल पे नंबर सेव नहीं था अनफॉर्चुनेटली मेरे पास। तो मैं बोला ये कौन से वाले सुरेंद्र वत्स जिनका चैनल में फॉलो करना, क्या ये वही वाले हैं? एंड जब आपने मुझे बताया तो मुझे लगा कि क्या मैंने वाकई इतना बड़ा चमत्कार नेटवर्क मार्केटिंग में कर लिया कि सुरेंद्र वत्स जी जैसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू फेस करने के लिए मुझे मौका मिलने वाला। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है उस एंगल से भी। नहीं सर, आप अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे व्यूवर्स देखेंगे कि आपसे क्या सीख सकते हैं। और आपके पास में जो एक चीज़ है सर, वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगं को उसको जानने की ज़रूरत है। हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम थोड़ा आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे सर। सर बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं तो मेरा जन्म एक्चुअली एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। मैं आपको बताऊं तो एक फ़ोटो है जो मैंने आपके पास भेजा, आप उसको देख सकते हैं। उस फोटो में आप देखेंगे कि एक कच्चा सा घर इनफैक्ट। और उस घर की भी बताऊं तो मैं जिस कमरे में रहता था उसमें हम 4 लोग रहा करते थे, और उसका साइज़ करीब 10 बाई 10 का था। और मुझे ध्यान है कि जब बरसात होती थी, छत पर से ना एक छेद था, उसमें पानी आता था। हम लोग भगोना रख के पानी उसके अंदर भरते थे, सो दैट बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। और पता नहीं आप जानते नहीं जानते, आजकल फिर से शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो बीच में पॉलीथीन का समय आ गया था। वो लिफाफे होते हैं ना जो कागज़ के लिफाफे, तो हम लोग बाज़ार से पहले न्यूज़पेपर खरीदते थे और फिर उसके लिफाफे बना करके हमने अपनी जीविका को चलाया। बचपन में अगर मैं बात करूं तो मैंने कॉमिक्स और लाइब्रेरी की खोल करके उसको चलाया, और उससे मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। इससे अच्छा क्या रहा मैं आपको बताऊं, मुझे फ़ायदा क्या मिला कि मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप बचपन से जाग गई। मुझे समझ में आ गया कि मुझे कुछ ना कुछ अपने बूते पर करना है।
और बड़ों का आशीर्वाद ऑब्वियसली बात है, मैं हमेशा मानता हूँ वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे साथ रहा हमेशा। और परिणाम स्वरूप 1988 में मेरा पहला जॉब लगा। अच्छा सर। मैं अपनी पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करने का सोर्स मैंने आपको बताया क्या रहा, और मैंने पढ़ाई करने के इनफैक्ट 1988 में मेरा इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिला CRPF में। 1988 में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने 2.5-3 साल तक काम तो किया, लेकिन वत्सा पता नहीं क्यों, या तो ऊपर वाला कुछ मेरे लिए चाह रहा था या मेरे अंदर से कोई भावना उत्पन्न सी नहीं हो रही थी, तो 1991 में मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। CRPF को मैंने क्विट किया। देन आई केम बैक होम, घर आकर के। और मैं आपको बताऊं, मेरे फादर साहब वो आज इनफैक्ट इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका हमेशा इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया। कभी भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं, जनरली मैं जानता हूं पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनकी तरफ से मुझे बड़ा सपोर्ट मिला। और उन्होंने जब मैंने आकर के बताया, क्योंकि उन दिनों आप जानते हैं मोबाइल्स होते नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि हमारे घर पे कोई इवन डॉट फ़ोन था, तो मैंने आकर के उन्हें बताया कि डैडी मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा अगर तूने छोड़ा है तो कुछ अच्छा ही करने के लिए छोड़ा होगा, वरना होता है कि पेरेंट्स या तो कहते कि अब बेवकूफ़ी किया है, कुछ किया है। देन फाइनली हाँ, मैं घर पे आके पढ़ा। पढ़ने के बाद 92 में मेरे को दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल सेल मिला। अच्छा। 93 में एक्चुअली अगर मैं बात करूँ 92 में वो जॉब मुझे मिला, पर वो भी मुझे पुलिस का जॉब और सब चीज़ें थी। इधर मेरी अचानक मदर को प्रॉब्लम हो गई, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैंने एक बात दिमाग में डाली कि माँ दूसरी नहीं आ सकती, जॉब दूसरा आ सकता है। तो मैंने उस जॉब को फिर ज्वाइन नहीं किया एक्चुअली। अच्छा, दिल्ली पुलिस को मैंने ज्वाइन नहीं किया, सब इंस्पेक्टर स्पेशल सेल। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत कन्विंस किया, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, माँ की तबीयत के आगे मैं अभी नहीं ज्वाइन करूँगा। 93 में मेरा सिलेक्शन हो गया कस्टम सेंट्रल एक्साइज में। अच्छा, ओके। मेरठ ही मिला मुझे और मैं मेरठ में ही रहा काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन आप जानते हैं हिंदुस्तान में जैसी आपकी जॉब लगी तो आप एक चलता फिरता इश्तिहार हो जाते हैं, आपकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में। शादी हो गई। अच्छा। परिणाम स्वरूप बच्चे। अब 98-99 तक आते आते वो जो सैलरी एक व्यक्ति को बहुत मज़ेदार लग रही थी, बिलीव मी, वो जब 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी ना तो लगा कि तो कुछ भी नहीं है। और कुछ संस्कार ऐसे थे कि लोग कहते हैं आप कस्टम में हो, बहुत बड़ा विभाग है, बड़ा पैसा होगा, तो मैं आपको बताऊं कि कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया मेरा। अच्छा। और आप समझ सकते हैं अगर उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली आपको फिर जेब से परेशानी होगी। तो मैं किसी चीज़ की तलाश में था, पर मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज ऐसे नहीं थे कि मैं सोचूं मैं कोई काम कर लूं, कोई नौकरी कर लूं, कोई बिजनेस शुरू कर दूं। तो मैं एक दिन मेरे ऑफिस में बैठा था, अचानक मेरे एक दोस्त जिनका मैं बड़ा मान करता था वो आए, आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज जी एक नए तरह का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है। ये बातें हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मई 99 की, अब से लगभग 20 वर्ष पहले की, थोड़ा और ज़्यादा। तो वो आए मुझसे बोले कि एक नए तरह का कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंपनी जो है वो एक इंटरनेशनल कंपनी, US बेस्ड कंपनी है और वो कंसनट्रेटेड फॉर्म्स में प्रोडक्ट्स बनाती है और बड़े कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको आपको जो है इस्तेमाल करके लोगों को बताना होता है। मैं उस व्यक्ति का बहुत बड़ा फ़ैन था एक्चुअली जिन्होंने मुझे बताया था। और मज़े की बात ये वैसा वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने अपने किसी दोस्त के लिए रिकमेंड किया था मुझे। तो उन्होंने कहा कि पंकज अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ मीटिंग है उसमें चले जाइए। तो एक होम मीटिंग उन्होंने कंडक्ट की हुई थी, मैं वहाँ गया। वहाँ जा कर के मैंने प्लान को देखा, कुछ समझ नहीं आया बिलीव में, बट मुझे एक ही बात समझ में, अगर उस व्यक्ति ने रिकमेंड किया है ना तो अच्छी चीज़ होगी। और दूसरी मुझे एक बात और नज़र आई उस समय, अगर मैं अपने मन की बताऊं, कि ऊपर वाला मेरे लिए कोई तो प्लान कर रहा है तो क्यों ना इसी प्लान को फोकस किया जाए। मैंने उस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, बहुत कुछ सीखा बस, मैंने बहुत कुछ सीखा और आज उसी का परिणाम है कि मैं आपके सामने हूँ। धीरे धीरे मैंने बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया और फिर 2004 में मैं एक और कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ। एक्चुअली 99 में मैं उस कंपनी के साथ जुड़ा था। वहाँ के बाद फिर मैंने 2002 तक उस कंपनी के साथ काम करने का, 2002 में उसको छोड़ा और 2004 में मैं एक और इंटरनेशनल कंपनी के साथ शुरू हुआ और तब से लेकर अभी तक ये सिलसिला चालू है। आज अगर मैं बात करूं, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि एक ऐसा जॉब जिसमें सरकार मुझे 10 लाख रुपए सालाना देती थी। अच्छा, क्या पोस्ट थी आपकी? मैं सर इंस्पेक्टर था कस्टम सेंट्रल एक्साइज में। तो जो बड़ी बात है सर, मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मेरा विश्वास और जो मैंने सीखा उसके आधार पर वर्ष 2017 में मैंने एक निर्णय लिया। मुझसे बहुत सारे लोग समय समय पूछते रहते हैं, आज भी पूछते हैं। पहले उस समय तो लोगों को बड़ा अजीब सा अचंभा हुआ था कि एक इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, जहाँ मुझे 10 लाख रुपए करीब सालाना सैलरी मिला करती थी। मैंने उस जॉब को क्विट किया और आज मैं एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपकी जो स्टोरी का ये वाला जो पार्ट है कि आपने 3 जॉब किए
2 किए, एक का ऑफर था, अच्छी पोस्ट थी। नहीं, इसके अलावा मेरे 5 सिलेक्शंस और हुए बस अच्छा, साहब, ओके। बैंक्स और इंश्योरेंस में, उनको मैंने एक्चुअली टच भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, क्या तो यहाँ ये कह करके मैं शेख ही नहीं बघारता एक्चुअली। मैं अपने स्टेजेस पर भी लोगों से बोलता हूँ, लिसन, बहुत सारे आज का जो हमारा यूथ है सर, वो पढ़ रहा है तो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि मुझे ये पता है सर कि दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट सिर्फ नौकरी कैसे की जाए किसी की, वो सिखाता है। तो मैं उन लोगों को ये बताने की कोशिश किया करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी कि अगर जॉब से कुछ हो रहा होता राइट, तो मैं 8 जॉब्स के बाद, जिनमें से 2 तो मैंने किए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मैं कुछ और चूज़ क्यों करता? बहुत जॉब बड़ा से बहुत उदाहरण है कुछ सर नहीं आपके होता है सर। जो जॉब से सिर्फ आप, मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको भूखे सोने नहीं देती और आपकी ज़िंदगी में तरक्की कभी होने नहीं देती। तरक्की नहीं होगी कभी भी, आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ नहीं छुएंगे आप। वंडरफुल। या और डायरेक्ट सेलिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी जा ऑब्वियसली, ये तो आज की डेट में अगर आप बात करें, अनलिमिटेड मार्केट है सर, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। डायरेक्ट सेलिंग में तो आपका इतना बड़ा पोटेंशियल है, आप अपने क्षेत्र में, आप अपने राज्य में, आप पूरे देश में, विदेशों में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इससे बड़ा फील्ड ही मुझे नज़र नहीं आता आज की डेट में करने के लिए। दैट्स ग्रेट। हिंदुस्तान में सर आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। कारण क्या है कि हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, नॉट बिकॉज कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उनका मैं प्रशंसक हूं क्योंकि वो वाकई बहुत सारे चीज़ों को डिफरेंटली सोचते हैं। उनकी एक मन की बात को मैंने बड़े ढंग से फॉलो किया और उसमें उन्होंने एक जगह एक बात बोली सर कि हमें अपने युवा को ना जॉब सीकिंग मेंटेलिटी से बाहर लाना होगा, राइट, और उन्हें जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी डेवलप करनी होगी। और मैं आपको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग से अलग कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता जहां पर कि आप अपने लोगों को जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी की तरफ ले जाओ, यानी कि जहां पर आप लोगों को दूसरे लोगों की हेल्प कराने का कोई साधन उपलब्ध करा सको। और डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं बात करूं सर, फ्यूचर जो अगर हिंदुस्तान में, मेरे पास जो आंकड़े उसके अनुसार लगभग 80 से 85 लाख युवा हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, सबको तो नौकरी मिल नहीं रही है। तो एक इतना बड़ा बेरोजगार वर्ग जो आज हमारे सामने है, और ना सिर्फ इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, दूसरी तरफ और भी बहुत सारे लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा वत्सा, मैं यूपी से आता हूं सर, और यूपी पुलिस ने भी हाल ही में भिस्ती की वैकेंसी निकाली। आप जानते हैं भिस्ती क्या होता है? भिस्ती नहीं सर। नहीं जानते। भिस्ती एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे स्टाफ को पानी पिलाता है। अच्छा, ओके। पूरे स्टाफ को पानी पिलाता है। और उस 60 वैकेंसीज के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा 92,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। अच्छा, ओहो। और उनमें से 4,597 बच्चा, 4,597 उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, वो लोग थे जो पीएचडी होल्डर्स थे। अच्छा, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए कितना बड़ा मार्केट समझ सकते हैं उस एंगल से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं सर, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें एक रिसर्च पर बात हुई कि हिंदुस्तान का इस समय 80% युवा डिप्रेशन का शिकार है। और वो डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि वो जो कर रहा है वो अपनी काबिलियत से बहुत नीचे जाकर करना पड़ रहा है उसको। पीएचडी होल्डर अगर पियोन की या नौकरी कर रहा है तो वो तो वो भी नहीं मिली होगी सभी को। वो आश्चर्य सबको की नहीं बात मिलेगी ये है। क्योंकि मिलेगी तो 60 को ही ना। हाँ, हाँ। उनके पास तो 60 ही वैकेंसी हैं। तो वो सब चीज़ों का एक ही उपाय है, समाधान है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर बच्चा इसको समझेगा तो उसको फायदा मिलेगा। और अगर मैं फ्यूचर की और बात बताऊं, आज हिंदुस्तान की आपको पता है 12 यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा रही हैं राइट, धीरे-धीरे एज ए सब्जेक्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। राइट, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि आने वाले समय में जब बच्चा आएगा बाहर, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसकी मेंटेलिटी अभी एकदम तो चेंज होगी नहीं, वो जॉब ही ढूंढेगा। राइट, दुर्भाग्य सबको मिलेगी नहीं। तो उसके दिमाग में एक बात ज़रूर होगी कि भाई नौकरी नहीं मिली, कुछ और भी पढ़ा था, वो था डायरेक्ट सेलिंग, तो वो उस तरफ भागेगा। राइट, तो एक बहुत बड़ा भविष्य है। और आंकड़े बता रहे हैं सर, 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है हिंदुस्तान में। हाँ, ट्रू। और अगले सिर्फ 5 सालों में ये करीब 64-65 हज़ार करोड़ की होने जा रही है। हाँ, ये फिक्की की रिपोर्ट है। फिक्की की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है सर कि 5 गुना तरक्की आज आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लो नहीं होने वाली हिंदुस्तान में अगले 5 सालों में। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है सर हिंदुस्तान के मार्केट और में। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, अभी भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। हालांकि 2016 में गाइडलाइंस आ गई जी, अब वो भी आप जैसे लोगों की बहुत बड़ा मेहनत रही है, मुझे पता है कि आपने बड़ी मेहनत की है उसके लिए। थैंक यू सर। वो कुछ लोग रहते ही हैं सर इंडस्ट्री में, तो हमें सौभाग्य मिला सेवा करने का। लेकिन अब भी कुछ चीज़ें हैं ना सर, बहुत डार्क एरिया में है जहाँ पे अभी भी क्लियरिटी नहीं है। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो इंडिया में वेट कर रही हैं कि कब इसके ऊपर में रेगुलेटरी बॉडी बने या एक कानून बन के आए। जी 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 जी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां इंतजार में हैं हिंदुस्तान में काम करने के लिए जी। और मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये ग्रे पार्ट जो है मिट जाएगा
एक क्लैरिटी आ जाएगी इस इंडस्ट्री में, जी तो ये इतनी तेजी के साथ में ग्रो करेगी, फिर कोई इंडस्ट्री इसके मुकाबले की होगी नहीं। ऑब्वियसली चैलेंज तब है जब क्लैरिटी नहीं है, मनी सर्कुलेशन कंपनियां आती हैं, मार्केट में नेगेटिविटी है, उसके बावजूद भी फिक्की KPMG ये कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ ये 2025 तक हो जाएगी। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत जी, हूँ, जी, सर, जी। संभावनाएं बहुत हैं, और ये कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होना चाहिए, वो हमारे पास बहुत है सर, वो हमारे देश में खूब है। वो उसकी कमी नहीं है सर। मुझे तो सौभाग्य मिला है नेटवर्क मार्केटिंग में, करीब मैं अभी तक 26 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ, और अभी हाल ही में मैं डेनमार्क और नॉर्वे गया, वहाँ लोग नज़र नहीं आते सर, राइट। और हमारे यहाँ जगह नज़र नहीं आती, इतना सा अंतर है बस। आपका उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जो मेरे ख्याल से दुनिया के 8वां नंबर है सर पॉपुलेशन वाइज, अच्छा 8वां नंबर है, हम 21 करोड़ हो चुके हैं नहीं, मतलब 8वां नंबर कैसे कह रहे हैं आप? पॉपुलेशन वाइज। मतलब चाइना जैसे नंबर 1 है, हाँ। इंडिया नंबर 2 है, तो उस नंबर में आते आते हम 8वें नंबर पर हैं। अच्छा, मतलब 21 उत्तर करोड़। प्रदेश एक प्रदेश है, हाँ, और लेकिन वो उसकी देशों की पॉपुलेशन तुलना देशों की में- तुलना में 8वें नंबर पर अरे है। वाह, इतना बड़ा मार्केट है हमारे पास ऑलरेडी, अगर मैं उसे मार्केट के एंगल से बात करूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। Yeah. जॉब मेंटेलिटी जो एक बनी हुई है सर, जिसके बारे में आपने बातचीत की, तो वो जो है, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, और मैंने जब बीएड किया तो मैंने लॉर्ड मैकाले को पढ़ा, जी जिन्होंने हिंदुस्तान में जब वो आए तो उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी जो नौकर तैयार करती थी, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे है। तो ये जॉब मेंटेलिटी सिस्टम की वजह से बन गई है, या फैमिली में भी? एक प्रश्न है किसी व्यूवर का, मैं लेना चाहता हूँ Sure. इसी टॉपिक में। ये प्रश्न है रॉक स्टार जयसिंह का। जी ये कहते हैं, सर मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ही घर का कलेश खत्म होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं, मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जी जी लेकिन पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ही घर की समस्याएं खत्म होंगी। जयसिंह साहब, मेरा आपको सिर्फ इतना सा कहना है कि देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन लगेगी कब और लगेगी कैसे, लगेगी किसकी? मैं आपको बताता हूँ सर कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विभाग है रेलवे, राइट। 13.5 लाख उसमें लोग एम्प्लॉयज़ हैं। अब कोई सरकार आ जाए, मुझे नहीं लगता वो 1 करोड़ 35 लाख कर देगी उसको। वैकेंसीज तो उतनी रहने वाली हैं, लोग तो उतने रहने वाले हैं। True. तो आप ये मान कर चलिए, गवर्नमेंट जॉब की लिमिट्स हैं, कोई सरकार उसको नहीं बढ़ा सकती। और इसीलिए आज की डेट में आप सरकार की नीतियों को भी देखेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही है। Right. तो इसमें ज़रूरत किस बात की है, जो कि हमें अपने सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं जॉब मेंटेलिटी की बात करूँ सर, मेरा अपना मानना है कि किसी भी व्यक्ति को जॉब मेंटेलिटी की तरफ जा रहा है, उसे 3 प्रश्नों के बारे में पूछना चाहिए। अपने आप से कर सकता है वो। पहला प्रश्न अगर मैं बात करूँ वो ये कि क्या मेरे कुछ सपने हैं, क्या मैं जीवन में कुछ पाना चाहता हूँ। ओके। अब इसका जवाब या तो हाँ में आएगा, ना में आएगा। अगर ना में आता है तो दूसरे क्वेश्चन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ में आता है तो उसे दूसरे क्वेश्चन पे जाना चाहिए, क्या मैं उन्हें पूरे भी करना चाहता हूँ। वंस अगेन आंसर ना में या हाँ में आएगा। राइट। ना में आए तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ में आता तो तीसरा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, राइट। क्या उससे मेरे सपने, मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अब अगर इसका आंसर ना में आता है तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जॉब मेंटेलिटी में बिलीव मी सर, आप कभी भी अपने सपने, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नंबर 2 की तरफ जाकर के पूरा करना चाहते हैं तो मेरा मानना है सर, सरकार आज की डेट में, मेरे अनुसार, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है सारी चीज़ों को होते हुए, आज की डेट में सरकार बहुत सख्त होती जा रही है। तो नंबर 2 में आप ये मान के चलें गवर्नमेंट जॉब, चूंकि पेरेंट्स की भी शायद कहीं ना कहीं, मैं जयसिंह साहब आपके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो एक जगह सेटल्ड हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि सर, मेरे विभाग में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर अच्छी जगह पोस्टिंग कैसे मिलेगी। ओके। वो सोच करके आते हैं अच्छी जगह पोस्टिंग कैसे मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। तो अब पोस्टिंग जब दिमाग में आ रही है तो ये मेंटेलिटी आज की डेट में चलने वाली है नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको बहुत सारा पैसा देगी नहीं, आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। तो उस मेंटेलिटी को कहीं ना कहीं तो आपको ब्रेक करना होगा। राइट। और हमारे देश में सर जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, जी, तो एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि वो नौकरी करने के लिए थोड़ा आ रही हैं, वो अपने लोगों को नौकरी करने के लिए थोड़ा लेके आ रही हैं, वो तो बिजनेस करने के लिए आ रही हैं। ऑफ कोर्स। और इतना पोटेंशियल है, 130 करोड़ जनसंख्या का देश हैं हम, तो इस पोटेंशियल को हम समझें। तो जब वो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ बिजनेस कर रही हैं, तो हम जॉब के पीछे लगे रहेंगे तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो उनके साथ में काम करेंगे। तो अगर हम ये सोच लें, और देखिए जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीज़ों को बदलने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो आज
सरकार स्टार्टअप के लिए बहुत सारा काम कर रही Exactly, है, स्किल exactly. डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रही है, और Yes. कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करने वाली चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको बताऊं सर कि मैं तो इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखता रहता हूं, सरकारी मशीनरी में रहा हूं इसलिए भी, कि चीज़ों को ना आप लाइटली ले सकते हो, लेकिन लेने की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। आपको इसके लिए सोचने की ज़रूरत है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, और आगे बढ़ने के लिए मेरे पास क्या विकल्प हो सकते हैं। जॉब एक अच्छा विकल्प आज की डेट में नहीं बचा है। राइट, समय बदल रहा है, आपको भी बदलने की आवश्यकता है। दैट्स ग्रेट। आपका इंटरव्यू हमने डाला था सर पहले कि पंकज गुप्ता जी इज कमिंग सून, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं। आपकी इजाज़त है मैं तो आपकी कुछ तरफ से उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर कि आपकी वजह से मैं भी पॉपुलर होने लगा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी, भवनेंद्र कुमार कुंते जी का प्रश्न है, सर मुझे 1 लाख का टीम बनाना है, इसके लिए मुझे कॉन्टिन्यूस बेस पे क्या क्या वर्क करना चाहिए डेली क्या करें कि 1 लाख लोगों की टीम बन जाए? देखिए सर, सबसे पहले 1 लाख लोगों की टीम बनाने से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। ओके, क्योंकि 1 लाख लोगों की टीम बनाना नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप जब धीरे धीरे नेटवर्क को बढ़ाते हैं तो मेरा मानना है स्नोबॉल इफेक्ट का बिजनेस है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप कभी बर्फ़ के पहाड़ पर जाइए और वहाँ पर आप एक बर्फ़ का गोला लीजिए, वो आपके हाथ में आ जाएगा, छोटा सा गोला। राइट, और जब आप उसको चोटी से डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे जाएगा और अपने साथ सारी की सारी जो बर्फ़ है उसको इकट्ठा करते करते नीचे वो इतना बड़ा गोला बन जाएगा, उसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली एक ऐसा बिजनेस है जो स्नोबॉल इफेक्ट पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी सबसे पहले आपका खुद का तैयार होना है। ओके, तो जो आपको करना चाहिए वो ये कि सबसे पहले तो आपको अपने प्रगतिशील अपलाइन उसकी शरण में जाना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. लोग क्या होता है, जो मेरा अभी तक का व्यक्तिगत अनुभव है सर, कि ये मान बैठे कि हमें सब कुछ आता है, या ये मानने लगते हैं उन्हें सब कुछ आता है। सर सब कुछ आता तो हम वहीं के वहीं नहीं होते। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि आपने किसी ऐसे अपलाइन को चूज़ कर लीजिए जो प्रगतिशील है, जो आगे प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा, जैसा आपका सिस्टम कहता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लान पर काम करना शुरू कीजिए। राइट, और अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं सर, तो बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको काम भी बड़े करने होंगे। ओके, आपको प्लान्स ज़्यादा दिखाने होंगे, आपको ज़्यादा लोगों से मिलना होगा। आपकी माने हर वो चीज़ मल्टीप्लाइड ज़्यादा होनी चाहिए जो इस बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। चाहे आप वीडियोस की बातें कर लीजिए, चाहे आप बुक्स की बातें कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चाहे आप प्रोडक्ट्स की बातें कर लीजिए जिनको आपको सेल ऑफ करना है, या फिर आप नेटवर्क बनाने की बातें कर लीजिए, प्लान दिखाने की, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। राइट, राइट, आप कितनी ही बड़ी से बड़ी टीम बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं रह जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा स्नोबॉल इफेक्ट है, वो फिर अपने आप काम करेगा। दैट्स ग्रेट सर। रमाचंद्र कोंते जी का एक प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ और 25 लाख रुपए का मेरे पास में एक प्रकार से कर्ज है, लाइबिलिटी है। ओह माय गॉड, ओके। तो मैं जो है इस गोल को पूरा करना चाह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में मुझे इतना पैसा मिले कि वो जो लाइबिलिटी है वो मेरी ख़त्म हो, तो क्या मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ? अच्छा, करते क्या हैं रमाकांत सर? रमाकांत जी फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। रमाकांत जी, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले जो मेरा सजेशन है आपको वो ये कि आप सबसे पहले कंपनी को परफेक्टली चूज़ कीजिए। ओके, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ना दो तरह की कंपनीज मिलने वाली हैं। एक वो जो आपको ऐसे सपने दिखाते हैं जहाँ आपको बहुत सारा पैसा होता है, राइट, पर असलियत में वो कंपनीज ऐसी होती हैं इनकी नीयत खराब होती है। तो आपको जो चूज़ करना चाहिए वो ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस की एक्चुअली परव्यू में काम कर रही है, प्रॉपरली काम कर रही है, एस्टैब्लिश्ड है। राइट, दूसरा, 25 लाख रुपए कमाने के लिए, क्योंकि 25 लाख रुपए का अगर आपके ऊपर कर्ज है तो इसका मतलब है आपके ऊपर टेंशन भी है, राइट, राइट, और अगर आप तनाव में हैं तो सर मेरा मानना आप कोई काम कर नहीं सकते आसानी से। तो आपको सबसे पहले उस तनाव को दूर करना होगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि 25 लाख रुपए का कर्ज आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसने बहुत सारे लोगों को कर्ज मुक्त किया है, बहुत सारे लोगों को एक ऐसी लग्जरियस लाइफ स्टाइल दी जिसकी उन्होंने कभी सपने में कल्पना नहीं की। तो उनमें से एक आपके सामने मैं बैठा हूँ राइट, कि अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो आज जब मैं सोचता हूँ कि मैं इतने सारे देशों का भ्रमण कर चुका हूँ और इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ को आज एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो पॉसिबल हो पाया सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। तो अगर आपके ऊपर 25 लाख रुपए का कर्ज है तो आप उसको आसानी से चुकता कर सकते हैं, लेकिन ये मत मानिए कि रातों रात कर देंगे। ओके, ओके, आपको एक पेशेंस का सहारा लेना होगा, धैर्य आपको रखना होगा। आप अपने अप्लायंस के साथ अपने प्लान को डिज़ाइन कीजिए, और 2 से 5 साल का समय सर मुझे लगता है कम से कम रिक्वायर्ड है अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। राइट, किसी की गलत बातों में मत आकर के सोचिएगा कि मैं आपको एक ऐसा प्लान बता रहा हूँ, ऐसी बिजनेस है जिसमें आप अपना 6 महीने के अंदर कर्ज उतार देंगे, हो सकता है आप और ज़्यादा कर्ज के शिकार हो जाएं। दैट्स ग्रेट। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे सर श्री अल्पेश गज्जर, बड़ोदरा गुजरात से। अच्छा,
तो उनकी कहानी भी कुछ इस तरह की थी कि वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में थे। एसटीडी पीसीओ जब रहता था तो एक सिक्के का कॉइन डालते थे हम लोग, तो Okay. उस प्रकार का उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था। तो उन्होंने बोला सर वो बिज़नेस जो है वो रातों रात जो है वो चेंज हुआ, और हमारी मशीनें जितना हमने ख़रीदा था, जितना उधार था, सब ख़त्म हो गया। और फिर वो शेयर मार्केट में गए, और फिर जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आए तो उनके पास में बहुत कर्जा था, शायद 50-60 लाख रुपए का Oh my कर्ज God. था। और उन्होंने इस इंडस्ट्री से न केवल मात्र उतारा, वो आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पर मैं अगर गलत नहीं हूँ सर, वही बात होगी कि रातों रात उन्होंने नहीं उतारा होगा। नहीं, उन्होंने पेशेंस का सारा जरूर लिया की, होगा। लंबा टाइम हो गया उनको इंडस्ट्री में काम करते हुए, और उनका इंटरव्यू भी हमारे उसमें प्ले लिस्ट में है, तो लोग उसको भी देख सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, आप उसको भी देख सकते हैं रामा खान जी। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न आपसे है सर। ओके। अरशद असरफी जी पूछना चाहते हैं, मुझे एक नेटवर्कर ने कहा कि नेटवर्क एक रेत का पहाड़ है, आज यहाँ है कल वहाँ, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अरशद साहब, जिसने आपको बोला ये उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, मेरे अनुसार ये सच्चाई नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फाउंडेशन। आपने किस तरह की फाउंडेशन रखी और किस कंपनी के साथ काम किया है। राइट। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है जिस कंपनी के साथ उनका एक्सपीरियंस रहा हो वो कंपनी स्टेबल ना हो। ऐसी आज ना जाने कितनी सारी कंपनीज हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक अच्छाई आती है मार्केट में तो बुराई भी साथ साथ आती है। तो हो सकता है जिस कंपनी का उनको अनुभव हो, उनका अनुभव के अनुसार ऐसी कंपनी हो जो मार्केट से भाग गई हो। तो मेरे मानना ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग या ये बिज़नेस एक ऐसा है कि जैसे रेत का पहाड़ आप कह सकते हैं। ये एक्चुअली ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आपको धीरे धीरे एक बड़ी इमारत की नींव रखनी होती है। Right. उसको आप समय देंगे तो मेरा मानना है सर कि ये रेत का पहाड़ नहीं है, ये तो एक्चुअल पहाड़ है जिसकी जड़ें ऐसी मजबूत हैं, ज़िंदगी भर आपको अच्छा माहौल प्रदान करना। और नेटवर्क में जो लोग हैं उनको आप प्यार के साथ में जोड़ के रखिए, तो फिर वो इससे कहीं मिलने वाले बिल्कुल नहीं कहीं नहीं लेंगे, हाँ, कहीं नहीं लेंगे। relationship रिलेशनशिप करते हैं। बिल्डिंग का है सर ये तो काम, रिलेशनशिप आपकी बिल्ड होनी चाहिए। हैं। दैट्स ग्रेट सर। हम लोग लास्ट पार्ट में है सर, और लास्ट पार्ट हमारा रहता है रैपिड फायर क्वेश्चंस। ओके। तो तैयार हैं उसके लिए? ओ यस सर। योर मेंटर? अनफॉर्चुनेटली उनकी भी हाल ही में डेथ हो गई, मिस्टर जेके गुप्ता। Okay. वो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया था। दैट्स ग्रेट सर। योर फेवरेट बुक? हाँ, माय फेवरेट बुक एक्चुअली दैट इज़ इन इंग्लिश, मेरे को लगता है वो हिंदी में भी आ चुकी है। हाँ, आ चुकी है। उसका नाम है हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग बाय फ्रैंक बैडकर। ओके। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता की ओर कैसे पहुंचा। वंडरफुल। या दैट्स ग्रेट। एनी रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो ज़िंदगी में आप नहीं कर पाए? अगर मैं बोलूँ तो सर ऐसा मुझे कुछ रिग्रेट किसी चीज़ पर हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर वाले के आशीर्वाद से हर चीज़ मेरे सामने आती चली गई। तो नो, ऐसा कोई रिग्रेट मुझे नहीं लगता है सर। मैंने सुना है कि आप अंताक्षरी के मास्टर हैं, और कितनी बार आपने अंताक्षरी जीती होगी? ये कहाँ से पता चला आपको? मैंने होमवर्क किया है सर। ओह माय गॉड, ओके। तो मैंने सुना है कि जब आप स्पेशली टूर पे रहते हैं बाहर, जी, 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 कंपनी के विदेश टूर पे रहते हैं, तो हाँ, अंताक्षरी में आपको कोई हरा नहीं पाता। हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ सर। अंताक्षरी क्या, बस बचपन से गाना मतलब हम तो बाथरूम सिंगर हैं सर, तो बस कभी कभी गाने, तो गानों का कलेक्शन इतना सारा है कि फिर वो आसानी से उसमें हार हो नहीं पाती है सर किसी को। दैट्स ग्रेट। योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? माई फेवरेट यूट्यूब चैनल सर, एक्चुअली मैं बताऊँ तो यूट्यूब से मैं बहुत रिसेंटली जुड़ा हूँ, अगर मैं एज ए चैनल बात करूँ। Right. और जैसा मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था, एरिक वोर, उनको मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, और पिछले करीब 3-4 महीने से आपको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं जनवरी से 2019 से तो नहीं बोल सकता, लेकिन यस 3-4 महीने से मैं आपको भी फॉलो कर रहा हूँ। तो आई हैव 2 चैनल्स एक्चुअली, एरिक वोर एंड आपका चैनल। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। थैंक यू सो मच सर। यस सर। आपने सर बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस को लिया सर, और pleasure, स्पेशली जो आपकी बैकग्राउंड है ना सर, वो बहुत सारे लोगों के उस भ्रम को तोड़ेगी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के अलावा भी कोई चीज़ होती है। होती है तो आप सर, उसका होती है। परफेक्ट एग्जांपल हैं। एक्चुअली सर मैं बताऊं आपको कि हम लोग ना एक्चुअली कूप मंडूक हो गए हैं। और ख़ास तौर से मैंने देखा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में कूप मंडूक होते हैं, उन्हें कुछ बाहर की दुनिया नज़र नहीं आती है। राइट। और उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। दैट्स ग्रेट। या
तो आपने भरम तोड़ा सर, आज बहुत सारे लोगों My का, pleasure, बहुत सारे sir, my लोगों को pleasure. सीखने का मौका आपके मिला। पास आकर के सर मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, और मैं इनफैक्ट आपका आभारी हूँ। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने पास बुलाया, और I'm really thankful to मैं you, इस sir. शो पे ही आपको आमंत्रित कर रहा हूँ सर। 7 जनवरी ओह यस सर, 2020 को हम लोग पहली एनिवर्सरी मैं सेलिब्रेट कर पक्का रहे आपको वहीं हैं, मिलूंगा सर। और जितने भी हमारे मेहमान हैं हम सबको आमंत्रित कर रहे Sure, हैं। sir, sure. तो उस दिन हम लोग मिलेंगे और इंडस्ट्री की एक नई ताकत हम लोग वाह, पूरे देश मज़ा को हम आएगा लोग सर। दिखाने मैं इस वाले बात को हैं। आपको बता सकता हूँ सभी लोगों, सभी व्यूअर्स को, कि जिस एंथुजियाज्म के साथ बस आप काम कर रहे हैं ना, वो अपने आप में लाजवाब है। और जो इनका आइडिया है, मुझे भी नहीं पता उसके अंदर क्या होने वाला है, बट वो काम बहुत बढ़िया करेगा आप सबके लिए। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक Thank यू you सो very मच। much. Thank you, sir. Thank you. ये थे श्री पंकज गुप्ता जी मेरठ उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि अगर आपके पास में बहुत सारे ऑफर्स हैं, लेकिन अगर आप ड्रीमर्स हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकती है। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम लोग एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।